ऐतिहासिकता एवं रूपक तत्व। कमायनी की ऐतिहासिकता एवं रूपक तत्व पर विचार कीजिए। कमायनी के विषय में यह बात विद्वानों के मध्य विवाद का विषय रही है कि यह रचना इतिहास है अथवा रूपक है। तात्पर्य यह है कि मनु तथा श्रद्धा ऐतिहासिक पुरुष स्त्री थे अथवा मनु मन के, श्रद्धा भाव के तथा ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। यहाँ इन दोनों पक्षों पर विचार प्रस्तुत है। ऐतिहासिकता। यदि हम समस्त भारतीय वाङ्मय को इतिहास मान लें तभी कमायनी के कथानक को ऐतिहासिक कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति पहले से ही आदर्शोन्मुखी रही है। यहाँ के अधिकांश लोग आत्मचिंतन में ही अपने जीवन की सफलता समझते थे। उनके समक्ष भौतिक तत्व गौण थे। इस दृष्टि से हमारे पुराण भी एक प्रकार से इतिहास की ही कोटि में आते हैं। इतिहासकार सदा से ही पुराणों को धार्मिक ग्रंथ मानते रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यही कहा जा सकता है कि उन्होंने पुराणों का गंभीर अध्ययन नहीं किया था। पाश्चात्य विद्वानों ने पुराणों को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। इसके लिए उन्होंने यथेष्ट प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर ट्रिंकलर का अनुमान यह है कि बालू से दबे हुए प्राचीन नगरों के खंडरों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि हिमालय प्रदेश में कभी न कभी जल प्रलय अवश्य हुई थी। भूगर्भ शास्त्र के विद्वान भी यही बताते हैं कि यह घटना ईसा से कई वर्षों से पहले की है। भारतीय पुराणों में जल प्लावन की घटना का वर्णन मिलता है। यहूदी और असमिया के धर्म ग्रंथ भी इस बात के प्रमाण है कि यह घटना सत्य है। इससे स्पष्ट है कि पुराण भी ऐतिहासिक घटनाओं का ही चित्रण करते हैं। पुराण भी इतिहास। पाश्चात्य विद्वान पार्टीजर ने भी पुराणों का गंभीर अध्ययन किया और इन्हें ऐतिहासिक बताया है। क्षत्रिय राजाओं के चरित्र तथा कार्यकलापों आदि का ऐतिहासिक वर्णन भी पुराणों में मिलता है। वंशावलियों का वर्णन इसमें नहीं है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन वंशावलियों को स्मरण रखते थे। मनु की कथा भी भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती है। मनु का नाम पुराणों में सबसे अधिक प्रभावशाली रूप में प्राप्त होता है। अतः कह सकते हैं कि मनु अपने समय के सबसे बड़े राजा थे। पुराणों में यह कहा गया है कि मनु सूर्यवंश, चंद्रवंश और यदुवंश के मूल थे तथा इनके 10 पुत्र भी थे। कमायनी में इनके केवल एक पुत्र मानव का उल्लेख है। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश को उत्पत्ति हुई जिनमें राम का अवतार हुए। वशिष्ठ के शाप से ईड़ा के रमणीय हो जाने पर चंद्रमा का पुत्र बुध उस पर मोहित हो गया जिससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। पुरुरवा के 5 पुत्रों में यदु से यदुवंश की तथा पुरु से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। यदुवंश के सबसे प्रतापी पुरुष कृष्ण तथा चंद्रवंश में बुध हुए। अतः स्पष्ट है कि पुराणों में भारतीय इतिहास के मूल पुरुष मनु स्वीकार किए गए हैं। प्रसाद जी ने भी पुराणों को प्रागैतिहासिक नहीं अपितु ऐतिहासिक ही माना है। वे मनु के इतिहास का प्रथम पुरुष मानते हैं। कमायनी के आधार ग्रंथ। प्रसाद जी ने कमायनी महाकाव्य के आमुख में स्वयं लिखा है कि जल प्लावन भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया है। यह इतिहास ही है। मानवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्च श्रृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनु का समन्वय
होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज है। अतः यह कहा जा सकता है कि कामायनी की कथा ऐतिहासिक है। कामायनी के मूलाधार ग्रंथों में विष्णु पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत पुराण तथा श्रीमद् भागवत आदि मुख्य है। प्रसाद जी को कामायनी की रचना करने में अनेक ग्रंथों का मंथन करना पड़ा था। प्रसाद जी ने बिखरी हुई घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करके उसकी कथा को कर्मिक रूप दिया। कामायनी में जो जल पल्लावन की कथा है वह ईसाई, इस्लामी, यहूदी आदि धर्म ग्रंथों की घटनाओं में भी मिलती है। अतः जल पल्लावन की घटना को ऐतिहासिक तथा सत्य मानना ही पड़ता है। जल पल्लावन के कम होने पर मनु जिस स्थान पर ठहरे, मनोरम हिम प्रदेश, वह आज भी मनोरथ स्पर्ना के नाम से प्रसिद्ध है। जब जल पल्लावन कम हो जाता है तो मनु यज्ञ करते हैं। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सारस्वत प्रदेश में ईड़ा को मनु की पथ प्रदर्शिका होना ऋग्वेद के अनुसार ही है। श्रद्धा की कुशलता का प्रदर्शन कवि की अपनी कल्पना है। इस कल्पना से ऐतिहासिकता में रंच मात्र भी कमी नहीं आने पाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कामायनी की ऐतिहासिक घटनाएं यत्र तत्र बिखरी हुई है, उनको क्रम में लगाकर कल्पना के माध्यम से प्रसाद जी ने काव्यात्मक बनाया है। कवि का लक्ष्य है मनु तथा श्रद्धा के संयोग से मानव सृष्टि का विकास। मानव सृष्टि की उत्पत्ति जल पल्लावन द्वारा देव सृष्टि के विध्वंस के पश्चात ही हुई है। अतः कवि श्रद्धा तथा मनु के पूर्व ऐतिहासिक वृत्ति का वर्णन नहीं करता। इसी प्रकार श्रद्धा और मनु का वृत्तांत उनकी मृत्यु पर्यंत चलता रहा होगा, किंतु कभी उनके वृत्तांत की समाप्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात कर देता है। काव्यकार इतिहासकार की भांति घटनाओं अथवा पात्रों का यथार्थ तथ्य चित्रण नहीं करता, वह अपने लक्ष्य के अनुसार उनमें काट छांट करता हुआ चलता है। कवि का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होते हैं। बाह्य घटनाओं का लेखा जोखा करना उसका उद्देश्य नहीं होता। कवि प्रसाद की यह धारणा है कि बिना इच्छा, ज्ञान और क्रिया के मिलन के आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इन तीनों के मिलन के लिए हृदय तत्व अपेक्षित है। इसी दृष्टि से उसने श्रद्धा हृदय की स्थिति से इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों का मिलन दिखाया है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। रूपक तत्व कामायनी में ऐतिहासिकता के साथ ही रूपक तत्व भी विद्यमान है। इसके अंतर्गत श्रद्धा, मनु तथा ईड़ा के जीवन में हमें भावात्मक संकेत भी प्राप्त हो जाते हैं। कवि ने मानव के विकास के आध्यात्मिक आधार को लेकर यह कथा कामायनी के रूप में लिखी है। प्रसाद ने स्वयं लिखा है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को भी अभिव्यक्त करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पथ, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। श्रद्धया विदन्ते वसु, ऋग्वेद 10:151-4। इन्हीं सब के आधार पर याकुत्या का कामायनी की कथा सृष्टि हुई है। मनोवैज्ञानिकता कामायनी में प्रसाद जी का झुकाव मनोवैज्ञानिक तत्वों पर अधिक रहा है। कामायनी की रचना उन्होंने संभवतः अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की है।
उनके उद्देश्य मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक थे। कमायनी के गंभीर अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रसाद जी घटनाओं के वर्णन में उतने आनंदित नहीं हुए हैं जितना मानसिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण में। किसी भी देश की संस्कृति को वे युग युग की तपस्या का फल मानने के पक्षधर है। इसी कारण भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों का उद्घाटन वे स्थान स्थान पर करते गए। उन्होंने वेदों, पुराणों तथा उपनिषदों के कथानकों को श्रृंखलाबद्ध करके तर्क, युक्ति तथा प्रमाण के द्वारा ऐतिहासिक सिद्ध किया है। साथ ही प्रसाद जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही आदर्शोन्मुख रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि कमायनी का आधार दार्शनिक भूमि है। प्रसाद जी का मुख्य जीवनोद्देश्य चिरंतन सत्य की खोज करना ही है। कमायनी में रूपक तत्व तथा ऐतिहासिकता के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, कमायनी केवल मनु आदि के व्यक्तिगत जीवन के ऐतिहासिक कथा ही नहीं है, इन पात्रों की सांकेतिक व्यंजना भी उसमें है, जिन्हें स्वयं कवि ने कमायनी की भूमिका में स्वीकार किया है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति कर रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी लगाया जा सकता है। कवि की इस युक्ति के आधार पर कमायनी में रूपक तत्व के विशद विवेचन का प्रयास भी किया जाता है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि प्रसाद ने रूपक शब्द का प्रयोग इतिहास के संदर्भ में किया है, कमायनी के संदर्भ में नहीं। कमायनी के संदर्भ में तो कवि ने मनु आदि पात्रों के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को ही प्रधान माना है। हाँ, उनके सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस दृष्टि से कमायनी की समग्रता में ही समासोक्ति अलंकार का विधान लक्षित होता है। डॉक्टर देशराज सिंह भाटी ने स्वीकार किया है कि कमायनी की मूल कथा वस्तु में ऐतिहासिक तथ्य बहुत कम है, लेकिन कवि ने कल्पना तत्व का सम्मिश्रण कर इसे विस्तृत कर दिया है। यह तो निर्विवाद रूप से मान्य है कि कोई भी कथानक बिना कल्पना तत्व का सम्मिश्रण किए नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसके बिना काव्य सृजन सर्वथा असंभव है। अतः कल्पना ही के द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों को निर्देशित कर दिया जाता है जिनकी भित्ति पर एक भव्य प्रसाद की सफल रचना हो सके। आधार और आधेय का संबंध चिरकालीन है। प्रसाद जी ने अपने कमायनी ग्रंथ के लिए सृष्टि की प्रारंभ से ही कथा का चयन किया है। ग्रंथारंभ में ही उपनिषद और पुराणों का प्रमाण देकर कवि ने कमायनी की कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना के मणिकांचल संयोग की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। डॉक्टर देशराज सिंह भाटी का उपर्युक्त कथन कमायनी के कथानक की ऐतिहासिकता को रेखांकित करता है। डॉक्टर रामलाल सिंह ने कमायनी की समस्त घटनाओं को ऐतिहासिक स्वीकार करने के साथ ही कमायनी की काल्पनिक घटनाओं को ही ऐतिहासिकता की सुरक्षा करने वाले मानते हुए लिखा है। कमायनी के उत्तर भाग की प्राय सभी घटनाएं स्वप्न देखकर श्रद्धा का रण क्षेत्र में मुरमुस मनु के पास जाना, मनु का ग्लानिवश भाग जाना, मानव ईड़ा का मिलन, पुनः मनु की खोज में श्रद्धा का निकल जाना, मनु की पुनः प्राप्ति, श्रद्धा और मनु का कैलाश पर जाकर निवास करना तथा अंत में ईड़ा और मानव का कैलाश आश्रम
पर जाना। कवि कल्पना प्रस्तुत है। समस्त घटनाएं ऐतिहासिक वातावरण के अनुरूप तथा मानव प्रकृति के अनुकूल है। उनकी सृष्टि काव्य साध्य तक पहुँचने के लिए एवं घटनाओं में संबंध निर्वाह तथा ऐक्य स्थापित करने के लिए हुई है। कल्पित घटनाओं में ऐतिहासिक वातावरण की रक्षा तथा वो कर्म एवं वो संबंध रूप में विकर्ण घटनाओं में कर्म ऐक्य देखकर यह कहना पड़ता है कि प्रसाद जी को सच्ची ऐतिहासिक कल्पना प्राप्त थी। दोस्तों, अब अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।